हाँ यार अविनाश, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MX लाइव पे। चलो, बहुत बहुत स्वागत है। और आज 2-3 दिन बाद हमारी क्लास हो पा रही है बिकॉज बीच में इंटरनेट इशू हो गया था। सो हाँ यार अविनाश, आज थोड़ी तबीयत तो खराब है, बट यार क्योंकि बहुत दिन बाद ऑलमोस्ट 2-3 दिन का गैप हो गया है, सो हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। तो आज हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। जितनी भी देर भी क्लास हो पाएगी उतनी देर में क्लास, जितना मतलब मेरी लिमिट होगी उतनी देर में आप लोग को पढ़ा दूंगा। फिर जब लगेगा नहीं टॉलरेट हो पा रहा है तो फिर क्लास ओवर कर देंगे, बट थोड़ी देर पढ़ जरूर लेते हैं ताकि जो एक फिर से जो फ्लो बना हुआ है ना वो हम पूरा का पूरा मेंटेन कर लें। ठीक है ना? चलो बढ़िया। सो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। आप लोगों में से कोई एक दो लोग यार ग्रुप पे लिख दीजिए क्लास स्टार्ट हो गई है। ग्रुप पे लिख दीजिए फटाफट, क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ताकि जो भी स्टूडेंट वेट कर रहे हो, जो मैसेज ना देख पाए हो, वो क्या कहते हैं, जो MX ऐप पे जो चैट वाला ऑप्शन है ना, उसमें आप लोग अपडेट कर दीजिए क्लास स्टार्ट हो गई है। चलो आई गेस स्टार्ट करते हैं यार। तब तक डायग्राम बनाना स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है, फिर स्टूडेंट जुड़ जाएंगे तो फिर हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे अपनी क्लास को। ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बेंडिंग स्ट्रेस बता दिया था
कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, न्यूट्रल सरफेस क्या होता है, न्यूट्रल प्लेन क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, ये सारा मैंने बता दिया था। प्योर बेंडिंग क्या होता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग डिराइव करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग। इक्वेशन ऑफ, गुड इवनिंग यार करण, गुड इवनिंग नूर आलम। इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग। ठीक है, ये देखते हैं, देखो। सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको बेंडिंग इक्वेशन का डेरिवेशन पता होगा ना, तो आपको आरसीसी और स्टील में जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो इसके कॉन्सेप्ट आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। क्लियर हो रही है वाली बात? इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग कैसे निकालेंगे, देखिए। चलो चलो देखो बहुत ध्यान से। ठीक है, देखिए, लेट अस सपोज मैंने दो बीम ली, एक बीम ली और इस बीम पे मैंने क्या किया, कोई भी लोड नहीं लगाया हुआ, ये अनस्ट्रेस्ड बीम है। ठीक है, ये अनस्ट्रेस्ड बीम है और इसके मैंने क्या किया, ये छोटा सा पोर्शन मैंने dx लेंथ का मैंने ये पोर्शन काट लिया, ये dx लेंथ का मैंने ये पोर्शन, एक एलिमेंट काट लिया मैंने। ठीक है, ये dx लेंथ का एलिमेंट है। ठीक है, ये कैसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा। ये देखिए, दिस इज dx, बीम का मैंने dx लेंथ का एलिमेंट मैंने काट लिया। ठीक है, लेट अस सपोज इसका जो न्यूट्रल एक्सिस है ये यहां पर है। मुझे नहीं पता न्यूट्रल एक्सिस कहां होता है, क्या होता है। ठीक है, सिर्फ मैंने ये बता दिया न्यूट्रल एक्सिस इस डिस्टेंस पर है। ठीक है, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है ना, सो दिस इज बिफोर लोडिंग, दिस इज बिफोर लोडिंग, बिफोर लोडिंग। इसमें आपने क्या किया, इसी बीम पे आपने क्या किया, इसी बीम पे आपने क्या किया, लोडिंग अप्लाई करी। ठीक है ना, लोडिंग निकाल लेते हैं। देखिए, इस बीम पे मैंने अब लोड अप्लाई किया। चलो लेट अस सपोज दिस इज दी लोडेड बीम। ठीक है, ये लोडेड बीम है, देखो बहुत ध्यान से। लोडेड बीम का मतलब मैंने इसमें मोमेंट अप्लाई किया m। ठीक है, अब जो आपका dx एलिमेंट है उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, देखिए। ठीक है, क्या क्या चेंजेस आएंगे जब आपने इसे लोड कर दिया, दिस विल लुक लाइक दिस, दिस विल लुक लाइक दिस। देखिए बहुत ध्यान से, ये देखिए। सो एलिमेंट विल बेंड लाइक दिस। ये आपका क्या है, ये आफ्टर दी लोडिंग है, आफ्टर दी लोडिंग, आफ्टर दी लोडिंग। ये dx लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, dx लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, तो ये आपका क्या है, आफ्टर लोडिंग एलिमेंट विल लुक लाइक दिस, आफ्टर लोडिंग, आफ्टर लोडिंग। होगा कि नहीं होगा? अब हमें क्या करना है कि लोडिंग से पहले, लोडिंग के बाद dx एलिमेंट में जो चेंजेस आएंगे वो हमें शो करना है। तो फटाफट आप ये दोनों डायग्राम बना लीजिए, जल्दी बनाइए। बना लिया सबने? जल्दी जल्दी बताइए मुझे, बना लिया? डन, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूं, बिफोर दी लोडिंग एंड आफ्टर दी लोडिंग एलिमेंट्स को मैं सेपरेट आउट कर ले रहा हूं। देखो बहुत ध्यान से, ये जो एलिमेंट आपका है, दिस एलिमेंट इज बिफोर दी लोडिंग, दिस एलिमेंट इज बिफोर दी। अरे नहीं यार, बहुत तेज हेडेक हो रहा है, बट नूर आलम क्या करूं यार, बहुत दिन से अपनी ये इस ऐप पे क्लास नहीं हुई, सो इसलिए क्लास लेना बहुत जरूरी था यहाँ पर। मैं कल रेस्ट कर लूंगा या थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, जब तक मैं बियर कर सकता हूं तब तक क्या कहते हैं पढ़ लेते हैं। जब मुझे लगेगा कि नहीं अब मेरे बस की नहीं है,
तब क्लास को ओवर कर देंगे, फिर थोड़ा आज मैं रेस्ट कर लूंगा, कल से क्लास कर लेंगे, ठीक है ना। अब तो नेट ठीक हो गया है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो देखो देखो देखो, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं यार। ये देखिए, ये एक एलिमेंट है, ठीक है, और एक एलिमेंट क्या है, ये है ना। चलो देखो बहुत ध्यान से, देखिए बहुत ध्यान से। लेट अस सपोज दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। मैं एक यहां पर एलिमेंट ले लेता हूं, यहां पर मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं, ये फाइबर ले लेता हूं, ये फाइबर मैंने ले लिया। लेट अस सपोज इस फाइबर की जो लेंथ है वो क्या है, ए और बी है, ए और बी। ये अनस्ट्रेस्ड एलिमेंट है, अनस्ट्रेस्ड एलिमेंट, इसकी लेंथ कितनी है, dx लेंथ है, ठीक है। ये अनस्ट्रेस्ड एलिमेंट है, अनडिफॉर्म्ड, अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ बीम। अब देखिए, लेट अस सपोज यहां पर जो न्यूट्रल एक्सिस हो गई वो ये हो गई, ठीक है। और एलिमेंट की जो लेंथ है वो कैसी हो जाएगी, एलिमेंट आपका ऐसा है, ये देखिए। आफ्टर द लोडिंग, ये डिफॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ बीम है, डिफॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ बीम, डिफॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ बीम, डिफॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ बीम, ठीक है। अब हो गई इसकी लेंथ ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ये लेट अस सपोज थीटा है, ये लेट अस सपोज थीटा है, ठीक है, डी थीटा, दिस इज डी थीटा, ठीक है। आप मुझे बताइए, अगर सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होगा, ठीक है, अगर सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होगा, इफ सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, जल्दी बताइए मुझे, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट अगर होगा, ठीक है, सो ऊपर क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन का मतलब ए डैश बी डैश की लेंथ जो होगी ए बी से कम होगी। पहले आप मुझे ये बताइए, ये बात सही है। अगर सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होगा, ए डैश बी डैश जो आपकी लेंथ है वो ए बी से बिल्कुल क्या होगी, कम होगी। ये बात सही है कि नहीं, जल्दी बताइए मुझे, यस और नो में आंसर करिए मुझे, होगी कि नहीं होगी। ऊपर कंप्रेशन, नीचे आपका क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, नीचे आपका टेंशन हो जाएगा। एंड दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, एंड दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो हम यहां क्या करेंगे, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। एक यहां पर मैं आदम क्या ले रहा हूं, ऑल द डिस्टेंस, ऑल द डिस्टेंस, all the distances are measured from neutral axis or from neutral axis। सारी की सारी डिस्टेंसेस में न्यूट्रल एक्सिस से मेजर करूंगा, ठीक है। लेट अस सपोज ये जो एलिमेंट है, ये जो ए बी एलिमेंट लिया है मैंने, ये वाई डिस्टेंस पे है न्यूट्रल एक्सिस से। सो यहां पर भी आप देखो, ये एलिमेंट क्या होगा, वाई डिस्टेंस पर होगा न्यूट्रल एक्सिस से, होगा कि नहीं होगा। लेट अस सपोज सेंटर से ये जो न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस है ये कितनी है, आर है। लेट अस सपोज ये आर है, सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर माइनस वाई हो जाएगा। ये डिस्टेंस आर माइनस वाई होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताइए मुझे। देखो अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से, न्यूट्रल एक्सिस, एक न्यूट्रल एक्सिस ऐसी एक्सिस होती है जिसपे ना ही कंप्रेशन ना ही टेंशन होता है, यस और नो। न्यूट्रल एक्सिस एक मिनट रुकिएगा यार, कौन है जो कॉल कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इस वाले डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, न्यूट्रल एक्सिस इज नाइदर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन नॉर टेंशन। इफ न्यूट्रल एक्सिस इज नाइदर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन और टेंशन, इट्स डिस्टेंस विल नॉट चेंज, इट्स डिस्टेंस विल नॉट चेंज। जल्दी बताओ मुझे, ये समझ में आया, जल्दी बताइए मुझे, ये समझ में आया। देखिए
अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट में न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है, dx है। न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है, dx है। यहां पर न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस कितनी होगी, ये आर्क बन गया, ये आर्क बन गया। ये आर्क में ये लेंथ आपकी r है, ये d थीटा है। सो व्हाट विल बी दिस आर्क डिस्टेंस, ये आर्क डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस आर्क डिस्टेंस विल बी दिस विल बी r d थीटा। होगा कि नहीं होगा, यहां से लेके यहां तक दिस डिस्टेंस विल बी r d थीटा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब न्यूट्रल एक्सिस इज द एक्सिस विच डज नॉट, जिस ना ही उसके कंप्रेशन आता है ना ही टेंशन आता है, इट्स डिस्टेंस विल नॉट बी चेंज। इफ इट्स डिस्टेंस विल नॉट बी चेंज, कैन आई राइट दिस एज dx इज इक्वल टू r d थीटा। जल्दी बताइए मुझे, dx इज इक्वल टू r d थीटा। ये समझ में आया आप लोग को, क्यों हुआ इसका, इसका रीजन क्या है, रीजन इसका क्या है, इसका रीजन है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, इज नॉट सब्जेक्टेड टू neither tension nor compression। ठीक है, its length will not change, its length will not change। इसीलिए dx इज इक्वल r d थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, ए बी की जो डिस्टेंस है ये dx है, इस dx को मैं r d थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अगर मैं यहां पर बोलूं ओरिजिनल लेंथ ऑफ ए बी इज r d थीटा, फाइनल लेंथ ऑफ a डैश b डैश इज r माइनस वाई डी थीटा, ये बात सही है कि नहीं, ये बताइए मुझे। देखो बहुत ध्यान से, फिर से देखिए, लिख लीजिएगा। देखो बहुत ध्यान से, मैं आपको पहले लिखा देता हूं। ओरिजिनल लेंथ ऑफ ए बी, ओरिजिनल लेंथ ऑफ ए बी कितना है, वो है आपका, ओरिजिनल लेंथ ऑफ ए बी है dx या फिर r d थीटा। फाइनल लेंथ कितनी है, फाइनल लेंथ, ठीक है, a डैश b डैश कितना है, a डैश b डैश कितना है, ये अगर a डैश है, ये b डैश है, ठीक है, ये d थीटा है, और ये कितना है, r माइनस वाई है। तो फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी, r माइनस वाई डी थीटा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इज इक्वल टू r माइनस वाई डी थीटा। देखो ये समझ में आया, ये समझ में आया, पहले आप मुझे बताइए। तो मैं यहां पर स्ट्रेन इन ए बी निकाल सकता हूं, स्ट्रेन इन ए बी, स्ट्रेन इन ए बी, स्ट्रेन इन ए बी, स्ट्रेन इन ए बी, स्ट्रेन इन ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। भाई चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ए डैश बी डैश फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ ए बी। ये बात भी बिल्कुल सही है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। अब देखो यहां पे बहुत ध्यान से, फाइनल लेंथ कितनी है, r माइनस वाई डी थीटा, इनिशियल लेंथ कितनी है, r d थीटा अपॉन इनिशियल लेंथ कितना है, r d थीटा। सबसे पहले तो मैं यहां पर क्या करता हूं, स्ट्रेन इन ए बी, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहां पर d थीटा काट दिया, d थीटा कॉमन है तो ये सब में कॉमन है, d थीटा मैंने काट दिया। d थीटा जब मैंने काट दिया, ठीक है, तो स्ट्रेन मेरे पास कितना आ जाएगा, स्ट्रेन विल बी माइनस वाई बाई आर, स्ट्रेन विल बी माइनस वाई बाई आर। स्ट्रेन इन ए बी इज माइनस वाई बाई आर। देखो ये बात समझ में आई आप लोग को, ये बात समझ में आई। सबको समझ में आया, स्ट्रेन इन ए बी इज माइनस वाई बाई आर। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, देखो बहुत ध्यान से, ये मैंने एलिमेंट लिया था, ये dx एलिमेंट लिया था, ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस, और ये एलिमेंट आपका ए बी हो गया, ये एलिमेंट ए बी। ठीक है, अब देखो
न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर अगर आपका एलिमेंट है तो ये y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। स्ट्रेन इन ए बी कितना आया है, माइनस वाई बाई आर। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर देखिए, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आप ऊपर देखेंगे y पॉजिटिव और r पॉजिटिव, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। स्ट्रेन नेगेटिव हो जाएगा। स्ट्रेन नेगेटिव मतलब कंप्रेशन, स्ट्रेन नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। मतलब देखो ना बहुत ध्यान से भाई, ये चीज भी पॉजिटिव, ये चीज भी पॉजिटिव, तो नेट विल बी नेगेटिव, नेट विल बी नेगेटिव मतलब नेट ऊपर नेगेटिव मतलब कंप्रेशन, नेट ऊपर मतलब कंप्रेशन। अब देखो बहुत ध्यान से, माइनस वाई बाई आर। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे अगर आप देखेंगे, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या हो जाएगा, वाई नेगेटिव आर पॉजिटिव, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या हो जाएगा, टेंशन। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन। और ये किसके लिए हुआ, हमने एग्जांपल में क्या लिया हुआ है, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट लिया है कि नहीं है। इन सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आपका क्या होगा, अबव। अबव अगर आप देखोगे, न्यूट्रल एक्सिस के अबव अगर आप देखोगे सो कंप्रेशन, बिलो अगर आप देखेंगे तो टेंशन। समझ में आ गया। इन सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, इन सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट अगर आएगा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन। समझ में आ गया कैसे हुआ ये। ये समझ में आया। अब फटाफट आप लोग लिख लीजिए, देखो ये, अब आप लोग लिख लीजिए, ये लिख लिया सबने। लिख लिया, ये लिख लीजिए फटाफट। डन, चलो वेरी गुड यार, ये भी लिख लिया आप लोगों ने। अब ये लिख लीजिए, ये भी लिख लिया, ये लिख लीजिए फटाफट। चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। आज इस पूरी इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन को कंप्लीट कर देंगे तो फिर उसके बाद ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, फिर उसके बाद आप टेस्ट दीजिएगा इस चैप्टर के। लिख लिया सबने। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे बहुत चीज, क्या क्या बढ़िया चीज आई है यहाँ पर, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, देखो मेरे पास क्या आया, स्ट्रेन इज इक्वल टू वाई बाई आर। स्ट्रेन इज इक्वल टू वाई आर, मतलब मैं मैग्नीट्यूड नहीं ले रहा हूं। मैग्नीट्यूड क्यों नहीं ले रहा हूं, वो ऑटोमेटिकली मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। मैं मतलब मैग्नीट्यूड यहां पर नहीं ले रहा हूं, मतलब यहां पर माइनस प्लस नहीं ले रहा हूं। देखो बहुत ध्यान से, रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक कांस्टेंट वैल्यू है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। यही मतलब होता है, न्यूट्रल एक्सिस से जितना आप ऊपर जाएंगे, जितना आप दूर जाएंगे, उतना ज्यादा फाइबर्स में स्ट्रेन आएगा। बात समझ में आया आप लोगों को। न्यूट्रल एक्सिस से आप जितना दूर जाएंगे, मतलब देखो ना बहुत ध्यान से आप, अब आप बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पर, फाइबर से जितना आप दूर जा रहे हैं तो उतना ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है, फाइबर्स में उतना ही ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है। अगर आप ये ब्लू वाला कंपेयर करें और ये ग्रीन वाला कंपेयर करें, देखो देखो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से।
जितना आप ज्यादा दूर जाएंगे, न्यूट्रल एक्सिस से जितना दूर जाएंगे उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, स्ट्रेन होगा। बात समझ में आया? सो यहां पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, फाइबर्स विच आर मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस आर मैक्सिमम स्ट्रेन्ड। ठीक है, फाइबर जितना ज्यादा दूर होगा न्यूट्रल एक्सिस से उतना ही ज्यादा वो स्ट्रेन्ड होगा। बात समझ में आई आप लोग को? और एक और चीज देखिए, एक और चीज देखिए, हमने एक अजम्पशन माना था, हमने एक अजम्पशन माना था कि लोड इज विद इन इलास्टिक लिमिट, लोड इज विद इन इलास्टिक लिमिट। सिंस लोडिंग इज विद इन इलास्टिक लिमिट, लोडिंग इज within elastic limit, loading is within elastic limit, तो मैं लिख सकता हूं stress is directly proportional to strain, stress is directly proportional to strain, stress is equal to Young's modulus into strain। बिल्कुल लिख सकते हैं हम यहां पर। अब देखो बहुत ध्यान से, E सिग्मा इज इक्वल टू E, और स्ट्रेन कितना आया है, y अपॉन r आया है। स्ट्रेन इज नथिंग बट y अपॉन r। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। देखो एक पार्ट हमारा डिराइव हो गया, सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। देखो एक चीज हमारी डिराइव हो गई, हो गई कि नहीं हो गई एक चीज डिराइव? ये यूज करते हैं कि नहीं करते? ये यूज करते हैं कि नहीं करते? और यहां से स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं। अगर आप बेंड कर रहे हो बीम को तो फाइबर्स में कितना स्ट्रेस आएगा ये भी हम निकाल सकते हैं। देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, है ना? बात समझ में आया? तो देखो बहुत ध्यान से, तो हम इस वाली इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं ये अभी हम देखते हैं। देखो इस वाली इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कोई एक फाइबर है, लेट अस सपोज ये फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स हैं, और ये किस डिस्टेंस पे है, वाई डिस्टेंस पे है। इन वाई फाइबर्स में कितना स्ट्रेस आएगा बेंडिंग से ये भी हम निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेस सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर, ई बाई आर। तो देखो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू ई बाई आर इंटू वाई, ई बाई आर इंटू वाई। तो दिस इज दी, अब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा ऑटोमेटिकली। यहां पर आप नेगेटिव कंसिडर कर लेंगे, ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है तो ये क्या आ जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। सैगिंग बेंडिंग मोमेंट में ऊपर कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन। देखो पूरी आरसीसी स्टील में हम ये डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, नहीं करते हैं कि नहीं, बताओ जल्दी बताओ। अब देखो बहुत ध्यान से, किसी भी मटेरियल का ई क्या है, कांस्टेंट है। किसी भी मटेरियल, ये देखो जब बेंडिंग होगी तो आर कांस्टेंट, ठीक है, हम आर कांस्टेंट मान लेते हैं कि पूरी बीम में रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगेन सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, है कि नहीं? देखिए जितना ज्यादा आप न्यूट्रल एक्सिस से जितना दूर जाएंगे फाइबर्स में उतना ही स्ट्रेस आएगा, फाइबर्स में उतना ही स्ट्रेस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और ये स्ट्रेस कौन सा है, दिस स्ट्रेस इज बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। सो जैसे जैसे y इंक्रीज करेगा सिग्मा भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो जितना आप न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे उतना ही ज्यादा फाइबर्स में बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। बात समझ में आया? ठीक है ना? बात समझ में आ गया? अब देखिए एक नोट अगर मैं लिखूं यहां पर, एक नोट लिखूं, एट y इज इक्वल टू जीरो, एट y इज इक्वल टू जीरो मतलब न्यूट्रल एक्सिस की अगर मैं बात करूंगा, फाइबर्स एट द न्यूट्रल एक्सिस बेंडिंग स्ट्रेस एट द न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ये समझ में आया? y इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया, जो भी फाइबर्स आपके न्यूट्रल एक्सिस पे हैं उन फाइबर्स में बेंडिंग स्ट्रेस जीरो होगा।
समझ में आया सबको? चलो बहुत बढ़िया, लिख लिया सबने, आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग। इसी इक्वेशन को और आगे एक्सटेंड करेंगे। अभी तक हमने क्या एक्सटेंड कर लिया? सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर, सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर, ये चीज हमने डिराइव कर ली है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालिए इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हेडिंग डालिए इक्विलिब्रियम, इक्विली ठीक है, इक्विलिब्रियम देखते हैं। चलो इक्विलिब्रियम में क्या देखेंगे, देखिए बहुत ध्यान से। ये आपकी बीम है, ठीक है, ठीक है, ये आपकी बीम है। और देखो एक और चीज दिखाते हैं, ठीक है, और आपने क्या किया, यहां पर मोमेंट लगाया। अब इस मोमेंट की वजह से किसी dx एलिमेंट में, देखो बहुत ध्यान से, ये dx एलिमेंट मैंने काट लिया, बीम का ये मैंने dx एलिमेंट काट लिया। ये dx एलिमेंट, ठीक है, ये dx एलिमेंट मैंने काट लिया एंड इट विल लुक लाइक दिस। ये देखिए, अब इस dx एलिमेंट की वजह से क्या होगा, देखो ये इन मोमेंट्स की वजह से क्या होगा, इन मोमेंट्स की वजह से क्या होगा कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर एंड न्यूट्रल एक्सिस के नीचे देयर विल बी अ फोर्स दैट इज बीन इंड्यूस्ड, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, ये देखो, ये कंप्रेसिव फोर्स इन द अबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड टेंसाइल फोर्स बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, होगा कि नहीं होगा? ये जो एफ आ रहे हैं, ये किसकी वजह से आ रहे हैं? ये एम की वजह से आ रहे हैं, मोमेंट की वजह से आ रहे हैं। तो ये एफ जनरेट हो गए। अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, ये मैंने एक स्मॉल डी ए एलिमेंट ले लिया, डी ए एलिमेंट ले लिया मैंने, स्मॉल डी ए एलिमेंट ले लिया, ठीक है। और इस डी ए एलिमेंट पे क्या फोर्स ऐड कर रहा है? एफ फोर्स ऐड कर रहा है, देखो बहुत ध्यान से। और अभी तक हमने क्या निकाला है? सिग्मा इज इक्वल टू ई बाई वाई इंटू आर, ठीक है ना। हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है, टेक स्मॉल एलिमेंट डी ए, टेक स्मॉल एलिमेंट डी ए, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट डी ए, ठीक है। इस स्मॉल एलिमेंट डी ए पे लेट अस सपोज ये स्मॉल एलिमेंट डी ए है, बहुत छोटा सा ये डी ए एलिमेंट है, और इस पे क्या फोर्स ऐड कर रहा है? डी एफ फोर्स ऐड कर रहा है, डी एफ फोर्स ऐड कर रहा है, ठीक है ना। देखो तो यहां पर मैं क्या निकाल सकता हूं? डी एफ इज इक्वल टू ई बाई वाई इंटू आर इंटू डी ए, निकाल, ये होगा कि नहीं होगा? देखो बहुत ध्यान से भाई, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू डी एफ इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू डी ए, ये होगा कि नहीं होगा? स्ट्रेस इंटू डी ए, ये बात सही है कि नहीं है? ई बाय वाई इंटू आर इंटू डी ए, ये देखिए, अब देखो डी ए एलिमेंट पे डी ए फोर्स लग रहा है, पूरे एरिया पे कितना फोर्स लगेगा? पूरे एरिया पे कितना फोर्स लगेगा? टोटल एक्सियल फोर्स अगर मुझे निकालना है इस मोमेंट की वजह से, टोटल एक्सियल फोर्स जो आपका आया है वो कितना आएगा? टोटल एक्सियल फोर्स, टोटल एक्सियल फोर्स, टोटल एक्सियल फोर्स अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा? तो df इज इक्वल, इसे इंटीग्रेट कर दूंगा भाई, इसे इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये क्या चीज है मेरे पास? df इज इक्वल टू ई इंटू वाई अपॉन आर इंटू डी ए, इसे मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, इसे मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि देखिए सैगिंग बेंडिंग मोमेंट से
ऊपर कंप्रेसिव फोर्स आए हैं, नीचे टेंसाइल फोर्स आए हैं, ठीक है। सो नेट फोर्स शुड बी जीरो। अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है, नेट एक्सियल फोर्स शुड बी जीरो। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू, ठीक है, E इंटू वाई अपॉन आर इंटू डी ए इज इक्वल टू जीरो। टोटल एरिया में जो फोर्स आएगा उसका समेशन कितना होगा, जीरो होगा। ये बात समझ में आई है आप लोग को? ये बात समझ में आ गई? जल्दी बताइए मुझे। नेट फोर्स यहां पर जीरो क्यों? अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, E इंटू आर बाई वाई, अच्छा सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, E इंटू आर बाई वाई है ना। ये देखिए सिग्मा क्या है, ये देखो सिग्मा इज इक्वल टू, ये देखिए E बाई वाई है ना। हाँ ठीक है, मैं करेक्ट कर रहा हूं यार। हाँ ठीक है, ये मैं करेक्ट कर ले रहा हूं, सॉरी। ये क्या हो जाएगा, ई बाई आर और यहां पर क्या है, वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, ई बाई आर इंटू वाई इंटू डी। यहां पर सही लिखा है, ठीक है ना, ठीक है। नेट फोर्स शुड बी जीरो, नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो। अब सही है, देखो बहुत ध्यान से, टोटल एक्सियल फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो, टोटल एक्सियल फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ये मैंने जीरो कर दिया, ठीक है। क्यों जीरो हुआ? टॉप में कंप्रेशन, बॉटम में टेंशन, अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो। ये आपका जीरो हो गया। अब इसमें से क्या क्या चीज कांस्टेंट है, क्या क्या चीज कांस्टेंट है? यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए शुड बी इक्वल टू जीरो, शुड बी इक्वल टू जीरो। अब देखो बहुत ध्यान से, अगर ए डॉट बी जीरो है और ए जीरो नहीं हो सकता, ए जीरो नहीं हो सकता क्योंकि यंग्स मॉडुलस की वैल्यू होती है मटेरियल की, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू है। सो डेफिनेटली 100% श्योर हम है, अगर ए जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, तो आपको बी को जीरो करना पड़ेगा, आपको बी को जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। बी को जीरो कैसे करेंगे, बी को जीरो कैसे करेंगे? चलो देखो बहुत ध्यान से, बी को जीरो कर दीजिए। बी को जीरो का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डॉट डी ए शुड बी इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डॉट डी ए शुड बी इक्वल टू जीरो। समझ में आया? सो बेंडिंग होने पर कोई एक बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी रहेगी जब इंटीग्रेशन ऑफ वाई डॉट डी ए शुड बी इक्वल। और वाई डॉट डी ए क्या होता है, वाई डॉट डी ए का मतलब क्या होता है? फ्रॉम मैकेनिक्स, देखो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डॉट डी ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ए इंटू वाई बार, ए इंटू वाई बार। वाई बार इज नथिंग बट दी सेंट्रॉइडल डिस्टेंस, सेंट्रॉइडल डिस्टेंस, सेंट्रॉइडल डिस्टेंस, सेंट्रॉइडल डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ, ठीक है, ए इंटू वाई बार इज सेंट्रॉइडल। इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटू वाई बार शुड बी इक्वल टू जीरो, ए इंटू वाई बार इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए ए इंटू वाई बार जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए तो जीरो नहीं हो सकता। ए क्या है, ए इज क्रॉस सेक्शन, ए इज क्रॉस सेक्शन, इट मींस दैट वाई बार शुड बी इक्वल टू जीरो। वाई बार शुड बी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, सेंट्रॉइडल एक्सिस कोइंसाइड विद द न्यूट्रल एक्सिस। इस वाई बार इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया, सेंट्रॉइडल एक्सिस, सेंट्रॉइडल एक्सिस, ठीक है, कोइंसाइड्स with neutral axis, coincides with neutral axis, coincides with neutral axis, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, एक और डेरिवेशन हमने यहां पर, एक और प्रूफ हमने यहां पर क्या कर लिया, प्योर बेंडिंग में अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, न्यूट्रल एक्सिस सेंट्रॉइडल एक्सिस हमेशा कोइंसाइड करेंगे, हमेशा कोइंसाइड करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। मतलब क्या हो गया, यहां पर मैं लिख देता हूं, इन प्योर बेंडिंग, कभी भी सिर्फ प्योर बेंडिंग होगा, इन प्योर बेंडिंग, ठीक है, सेंट्रॉइडल एक्सिस, सेंट्रॉइडल एक्सिस, ठीक है, कोइंसाइड्स विद न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस,
मतलब क्या हो गया, देखिए बहुत ध्यान से, मतलब क्या हो गया, मान लीजिए ये एक कोई बॉडी है, यूनिफॉर्म बॉडी मान लेते हैं। यूनिफॉर्म बॉडी का सेंट्रोइडल एक्सिस हमें निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। ये देखो, ये टोटल डेप्थ लेट अस सपोज डी है, तो इसका सेंट्रोइड कहां पर आएगा, इसका सेंट्रोइड यहां पर आएगा, यहां पर आएगा। मतलब ये कितना हो गया, डी बाई टू, और ये कितना हो गया, ये भी डी बाई टू हो गया। मतलब बेंडिंग किसके अबाउट होगी, ये अगर सेंट्रोइडल एक्सिस है 1 1 1 1, ये 1 1 अगर सेंट्रोइडल एक्सिस है, मतलब इस एक्सिस के अबाउट ही बेंडिंग होगी, इसी एक्सिस के अबाउट बेंडिंग होगी। ये भी हमने यहां पर डिराइव कर दिया। सो प्योर बेंडिंग में न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट बेंडिंग होती है, और न्यूट्रल एक्सिस किससे कॉन्साइड करती है, सेंट्रोइड से कॉन्साइड करता है, सेंट्रोइड से कॉन्साइड करता है। बात समझ में आया, समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ट्राइंगुलर बीम है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ट्राइंगुलर बीम है, ये देखिए बहुत ध्यान से, लेट अस सपोज यू हैव अ ट्राइंगुलर बीम। ये ट्राइंगुलर बीम है, ठीक है। इस बीम में अगर मैं प्योर बेंडिंग लगाऊं, अगर मैं इसे बेंड करता हूं, ठीक है, एम मोमेंट लगाता हूं, तो इसमें किस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग होगी, इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग होगी, इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग होगी, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2h/3, और बॉटम से कितना हो जाएगा, h/3। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज h/3, इसके अबाउट बेंडिंग होगी। सो इन प्योर बेंडिंग, बेंडिंग टेक्स प्लेस अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, एंड न्यूट्रल एक्सिस कोइंसाइड्स विद द सेंट्रोइडल एक्सिस। ये बात समझ में आई। लेट अस सपोज सर्कुलर बीम है आपके पास, सर्कुलर बीम है, ठीक है। सर्कुलर बीम में, सर्कुलर बीम में आपने क्या किया, प्योर बेंडिंग अप्लाई किया, तो बेंडिंग किसके एक्सिस के अबाउट होगी, ये सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस, ये सेंट्रोइडल एक्सिस, एंड दिस इज नथिंग बट d/2, d/2। होगी कि नहीं होगी, सबको समझ में आया। एक और चीज हमने यहां पर डिराइव कर दी, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम रिस्ट्रेन करना है, ठीक है ना। चलो, अब हमें देखना है मोमेंट इक्विलिब्रियम। आपने फोर्सेस को तो इक्विलिब्रियम में कर दिया भाई, अगर आप क्या कर रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में कब होंगे, जब आपका जो बेंडिंग होगी वो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट होगी, और न्यूट्रल एक्सिस किससे कॉन्साइड कर रहा है, आपका सेंट्रोइडल एक्सिस से कॉन्साइड कर रहा है। अब आपको क्या करना है, मोमेंट को इक्विलिब्रियम में लेना है। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, मोमेंट इक्विलिब्रियम। मोमेंट इक्विलिब्रियम ये लिख लीजिए फटाफट। आई होप सबने लिख ली है, ये सारी स्लाइड लिख ली सबने, ये स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने। चलो ये लिख ली, बताइए, ये लिख ली सबने, लिख लिया सबने, डन एवरीवन। ये लिख लिया, ये लिख लीजिए फटाफट। परफेक्ट, चलो ठीक है। अब हेडिंग डालिए मोमेंट इक्विलिब्रियम, मोमेंट इक्विलिब्रियम हेडिंग डालिए। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया।
मोमेंट इक्विलिब्रियम देखते हैं क्या होता है। अब आपको क्या करना है, मोमेंट को भी आपको सेटिस्फाई करना है, उसे भी इक्विलिब्रियम में रखना है। देखिए कैसे रखेंगे। नाउ द मोमेंट इक्विलिब्रियम, लेट अस सपोज ये क्रॉस सेक्शन एरिया है बीम का, ठीक है, एंड दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस, ठीक है। लेट अस सपोज दिस एक्सिस इज y एक्सिस, दिस एक्सिस इज x एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, दिस इज z एक्सिस। एक मिनट रुकिए, विशाल ने क्या क्वेश्चन पूछा है, इफ ओनली स्मॉल लेंथ ऑफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग, ठीक है, द न्यूट्रल एक्सिस इज सेम फॉर द लेंथ फॉर पोर्शन नॉट सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग। मैं एक मिनट को फिर से आइडेंटिफाई करता हूं क्या लिखा है आपने, इफ ओनली स्मॉल लेंथ ऑफ बीम इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग, द न्यूट्रल एक्सिस इज सेम फॉर लेंथ, अच्छा ठीक है। देखो हम क्या करते हैं यहां पर, मैं आपको एक बात बताता हूं, प्योर बेंडिंग अगर होता है, ठीक है, जब भी कभी हमारे पास एक ही टाइम पे मल्टीपल स्ट्रेसेस आते हैं, जब देखो प्योर बेंडिंग में तो क्या होता है, टॉप में कंप्रेशन बॉटम में टेंशन आता है, तो इसे बोलते हैं बीम सब्जेक्टेड टू सिंगल स्ट्रेसेस, ठीक है, बीम सब्जेक्टेड टू सिंगल स्ट्रेसेस, ठीक है। जब भी क्या होता है, एक ही पोर्शन पे मल्टीपल स्ट्रेसेस आते हैं जो कि प्योर बेंडिंग में नहीं आते हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर न्यूट्रल एक्सिस डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंट्रोइड, ठीक है। वहां पर हम क्या करते हैं, स्पेशल टेक्निक्स लाइक इंटरैक्शन कर्व्स का हम यूज करते हैं। बात समझ में आ गई, फाइनल स्ट्रेसेस निकालने के लिए, न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए, बात समझ में आ गई। ये मैं आपको कहां बताऊंगा, जब मैं आप लोग को आरसीसी और स्टील पढ़ाऊंगा, वहां पर मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे एक क्रॉस सेक्शन पे जब मल्टीपल स्ट्रेसेस आते हैं, और ये मैं आप लोग को बताऊंगा दोनों ही सेक्शन के कॉलम को जब मैं डिजाइन करूंगा ना, जब मैं स्टील कॉलम को डिजाइन करूंगा तो भी ये चीज बताऊंगा, जब मैं आरसीसी कॉलम को डिजाइन करूंगा तो भी यहां पर बताऊंगा कि हमारी अप्रोच डिफरेंट हो जाती है। जैसे इन्होंने अगर ये क्वेश्चन पूछा ही है ना विशाल, देखो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, देखो बहुत ध्यान से आप समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। देखो जब हम आरसीसी स्टील पढ़ेंगे, इसको मैं बहुत डिटेल में आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है, बहुत डिटेल में ये चीज बताऊंगा। अभी आप देखो बहुत ध्यान से, लेट अस सपोज मेरे पास ये एक कॉलम है, ठीक है, और ये एक मेरा लोड कहां लग रहा है, लेट अस सपोज यहां पर लोड लग रहा है, मेरा लोड यहां पर लग रहा है P, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इस P को सेंटर पे ट्रांसफर कर देता हूं, और इसकी वजह से जो मोमेंट आता है, मोमेंट कैसा आएगा, टेल से हेड की तरफ, सेंटर की तरफ, कैसे आ रहे हो आप, क्लॉकवाइज आ रहे हो, क्लॉकवाइज। तो मैं यहां पर ये क्लॉकवाइज मोमेंट लगा देता हूं, क्लॉकवाइज मोमेंट लगा देता हूं। देखिए मैंने यहां पर क्लॉकवाइज मोमेंट लगा दिया। अब देखो बहुत ध्यान से, तो किसी एक क्रॉस सेक्शन पे क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेसेस भी आएंगे, और डायरेक्ट स्ट्रेस भी आएंगे, तो हमारी कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाती है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्योर बेंडिंग पढ़ रहे हैं। प्योर बेंडिंग मतलब कोई भी एक्स्ट्रा लोड नहीं है, जितना भी हमने अब तक पढ़ा है पूरी चीजें किसके लिए वैलिड है, प्योर बेंडिंग के लिए वैलिड है, प्योर बेंडिंग के लिए। आई होप समझ में आया आप लोग को। ठीक है, चलो बढ़िया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका एरिया ए है,
ये क्रॉस सेक्शन है जिसका एरिया कितना है, ए है। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम जिसका एरिया कितना है, ए है। ठीक है, जिसका एरिया कितना है, ए है। मैंने क्या किया, इस क्रॉस सेक्शन को काट लिया, यहां पर ऐसे शो कर रहा हूं। देखो इस क्रॉस सेक्शन को मैं ऐसे शो कर रहा हूं, इस क्रॉस सेक्शन को मैं ऐसे शो कर रहा हूं। लेट अस सपोज दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, लेट अस सपोज दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, डेप्थ ऑफ द बीम इज डी एंड विड्थ ऑफ द बीम इज बी। यहां पर मैंने लिया एक डीए एलिमेंट, एक डीए एलिमेंट ले लिया, छोटा सा डीए एलिमेंट ले लिया। ठीक है, डीए एलिमेंट लिया मैंने। इस डीए एलिमेंट पे लेट अस सपोज एक फोर्स लग रहा है, दैट इज डीएफ फोर्स। इस डीए एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा है डीएफ, और इसकी वैल्यू कितनी है डीएफ की, डीएफ की वैल्यू कितनी है, सिग्मा इंटू डीए। डीए एरिया पे कितना स्ट्रेस आ रहा है, सिग्मा स्ट्रेस आ रहा है। और सिग्मा हमें पता है कितना होता है, सिग्मा हमें पता है, सिग्मा इज नथिंग बट ई बाई वाई अपॉन आर, ई बाई वाई अपॉन आर। और क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, मतलब कंप्रेसिव होगा तो माइनस ले लेंगे, कंप्रेसिव नहीं होगा तो टेंसाइल ले लेंगे। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर लिया है तो स्ट्रेस कैसा होगा, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट में कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर हो गई ये वाली बात। तो माइनस में नहीं लगा रहा हूं यहां पर, ये अंडरस्टूड है, क्योंकि आप एलिमेंट आप कहां ले सकते हो, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे भी तो ले सकते हैं, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे भी तो ले सकते हैं आप। ठीक है, सो इसका मतलब डीएफ जो फोर्स लग रहा है इस डीए एलिमेंट पे, वो कितना लग रहा है, ई इंटू वाई अपॉन आर इंटू डीए, ये लग रहा है। अब देखो बहुत ध्यान से, इस डीएफ फोर्स का मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं। यहां पर देखो बहुत ध्यान से, मोमेंट ऑफ, ठीक है, डीएफ फोर्स अबाउट न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हैं। डीएफ फोर्स अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा मोमेंट, डीएफ इंटू वाई, डीएफ इंटू वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो मोमेंट ऑफ द डीएफ फोर्स अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ये एलिमेंट कितनी डिस्टेंस पर है, लेट अस सपोज ये वाई डिस्टेंस पर है, ये वाई डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो डीएफ इंटू वाई, डीएफ इंटू वाई, तो डीएफ फोर्स का मोमेंट कितना हो जाएगा, डीएफ फोर्स का मोमेंट कितना हो जाएगा, डीएफ फोर्स का जो आपका मोमेंट है, दिस विल नथिंग बट, ये देखिए बहुत ध्यान से, डीएफ फोर्स का जो मोमेंट है तो ये कितना हो जाएगा, डीएफ की वैल्यू है ई इंटू वाई अपॉन आर, ई इंटू वाई अपॉन आर इंटू डीए इंटू वाई, इंटू डीए इंटू वाई, ये मोमेंट है। टोटल एरिया का मोमेंट, टोटल फोर्स का, टोटल सारे फोर्सेस का मोमेंट कितना हो जाएगा, टोटल मोमेंट, टोटल मोमेंट, टोटल मोमेंट अगर मैं निकालूंगा तो ये डीएफ फोर्स का मोमेंट है। टोटल मोमेंट के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ई इंटू वाई स्क्वायर बाई आर इंटू डीए। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये बताइए मुझे। ठीक है ना। अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, ये आपने क्रॉस सेक्शन लिया, ये डीए एलिमेंट ले लिया, ये डीए एलिमेंट वाई डिस्टेंस पर है, वाई डिस्टेंस पर है डीए एलिमेंट। ठीक है, तो अगर इस एरिया का फर्स्ट मोमेंट लेते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया कितना हो जाएगा, डीए इंटू वाई। ठीक है, इसी एरिया, इसी मोमेंट का अगेन मोमेंट अगर आप लेते हैं तो उसे बोलते हैं सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया कितना हो जाएगा, y इंटू डी ए, फर्स्ट मोमेंट है, इसी फर्स्ट मोमेंट का एक और बार मोमेंट कितना हो जाएगा y, तो ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर डी ए, वाई स्क्वायर डी ए। ठीक है, और टोटल सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अगर आपको निकालना है तो टोटल सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, टोटल सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया is equals to integration of y square dA, integration of y square dA, and this is nothing but moment of inertia, moment of inertia, moment of inertia, that is moment of inertia, I, moment of inertia I।
बात समझ में आ गई? तो इसका क्या मतलब हो गया, ये E बाई आर मैंने बाहर ले लिया, E बाई आर मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, और ये क्या चीज हो गई, ये क्या चीज हो गई, बचा क्या मेरे पास, वाई स्क्वायर डी ए इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ द पूरे एरिया का मोमेंट अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई बाई आर इंटू आई हो जाएगा। ये क्या हो गया, ई बाई आर इंटू आई हो गया कि नहीं हो गया, बताइए मुझे, ये हुआ कि नहीं हुआ। और यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट है, यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको जेड एक्सिस के अबाउट लेना है, ये देखो, ये देखिए, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट लेना है, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, बिकॉज ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो एक और चीज हमने यहां पर क्या बता दी, ठीक है, एक और चीज हमने क्या बता दी, तो m इज इक्वल टू ई बाई आर इंटू आई, तो यहां पर हम क्या बता सकते हैं, m बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर, और ई बाई आर किसके इक्वल था, सिग्मा बाई वाई के इक्वल था, दिस इज सिग्मा बाई वाई, एंड दिस इज द बेंडिंग इक्वेशन, दिस इज द बेंडिंग इक्वेशन, ठीक है। m बाई आई क्या बता रहा है, m बाई आई बता रहा है, अगर m बाई आई रेशियो सेटिस्फाई होता है इज इक्वल टू ई बाई आर के, इसका मतलब बीम में मोमेंट इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। ई बाई आर इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई है, इसका मतलब बीम के क्रॉस सेक्शन में फोर्सेस इक्विलिब्रियम में रहेंगे, एंड दिस इक्वेशन, ये जो गोल्डन इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नोन एज, दिस इक्वेशन इज नोन एज यूलर्स बर्नौली इक्वेशन, यूलर्स बर्नौलीज इक्वेशन, यूलर्स बर्नौलीज इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यूलर्स बर्नौली इक्वेशन। समझ में आया सबको, यूलर्स बर्नौली इक्वेशन। हाँ यार बाकी, हाँ पहले ये लिख लीजिए आप लोग, सबने लिख लिया, ये चीज लिख ली, ये वाली स्लाइड सबने लिख ली। हाँ यार आज थोड़ा रेस्ट करूंगा तो कल सही हो जाऊंगा यार। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, हम इस इक्वेशन का एप्लीकेशन देखेंगे, विल सी दी, इस इक्वेशन का एप्लीकेशन देखेंगे हम, ठीक है ना, इस इक्वेशन का एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। सो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है यार, ठीक है। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं यार, ठीक है। सो आप लोग रिवाइज करिए, कल हम लोग इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। सो कल की क्लास में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा इस, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि सर्वेइंग मैं पढ़ा रहा हूं, जिन स्टूडेंट को सर्वेइंग पढ़ना है, ठीक है, आप मुझे आज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उस ग्रुप में आप लोग को सर्वेइंग के डेली की क्लास के लिंक मिल जाएंगे, आपको डेली की क्लास के लिंक मिल जाएंगे, ताकि सर्वेइंग आपका कवर हो जाए पूरा का पूरा, ठीक है। ये आप लोग सर्वेइंग जिसे भी पढ़ना होगा तो पूरा का पूरा सर्वेइंग में किसी और प्लेटफॉर्म पे कवर कर रहा हूं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो आपकी सर्वेइंग के डेली क्लासेस हो जाए करेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच, आप लोग रिवाइज करते रहें, इसी तरीके से हम लोग बहुत अच्छी तरीके से क्लास करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट, एंड सब लोग यार अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ठीक है, कल फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।